देखिए चैप्टर 3 में जो सबसे पहले जो शुरुआत होती है, तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर याद होगा, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। यहाँ से I इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। अगर मैं चार्ज का टाइम की रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे करंट मिलता है। ठीक है, अगर मैं उसके बाद डीक्यू को अगर सब्जेक्ट बना दूं तो ये हो जाएगा आपका आईडीटी, और मुझे टोटल चार्ज चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन, तो मुझे फाइनल चार्ज मिल जाएगा। और टाइम की जो लिमिट है वो यहाँ पर आपको रख देनी है कि मतलब 0 से 10 सेकंड या जो भी आपको पूछा है। ठीक है, ये मतलब एक न्यूमेरिकल आपने एमसीक्यू जब हमने सॉल्व किया था, हमने ये सॉल्व भी किया था, तो हमें ये पता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन आज जो थोड़ा नया सीखेंगे इसमें, तो नया ये है कि इसमें एक ग्राफ भी आता है। तो उस टाइम बताया था कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन जब भी आप ये ग्राफ बनाओ आईडीटी का, मतलब करंट वर्सेस टाइम का, आप जब भी ग्राफ बनाओ तो उसके अंडर का जो एरिया होता है वो एरिया आपको चार्ज दे देता है। मतलब जितने टाइम का आपने, मतलब जो भी टाइम इंटरवल आपको दिया गया है, तो उसके न्यूमेरिकल करेंगे तो अभी हम देखेंगे। तो देखो करंट जो है ना यहाँ पर वो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और वी कैन राइट डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी। तो यहाँ से I और डी टी मतलब करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ यहाँ पर है ना, आपको याद रखना है कि उसका एरिया अंडर द कर्व जब भी निकाला जाए तो वो आपको चार्ज फ्लोन दे देगा। और आपको जो भी टाइम इंटरवल है, जैसे मान लो कि यहाँ से t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 4 तक, तो उतना एरिया कंसिडर करना है। जीरो से लिया हुआ, तो जीरो से कहाँ हुआ है क्वेश्चन में, तो आप जीरो से कंसिडर कीजिए। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, एरिया वेरिया निकालना तो आपको आता ही है ना। तो ये मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऐसे कभी कभी नीट में क्वेश्चन आते हैं 4-4 मार्क दिला जाते हैं ना, तो नीट वालों को तो ये बढ़िया फायदा हो जाता है। तो ये आपको करना है पहले। चलिए देखें, यहाँ पर क्वेश्चन डाला हुआ है 20 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर 20 मिली सेकंड, है ना, मिली सेकंड लिखा हुआ है वो। फाइंड आउट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग थ्रू दैट एरिया, है ना, उस एरिया में से आपका जो करंट है वो कितना जा रहा है, आपको वो निकालना है। ये आगे वाला क्वेश्चन है, एक मिनट है, इसको थोड़ा हटा देते हैं, वो बाद में करेंगे। एक मिनट, मेन क्वेश्चन कहाँ चला है, सबसे पहला जो आसान है उसके बाद यहाँ पर आए। चलिए पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। देखो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आई इज इक्वल टू 2 + 4t। जो करंट है वो टाइम का फंक्शन है, इतना एम्पियर है। जो टाइम है वो सेकंड में है, और आपको पूछा गया है कि वायर में से ये जो करंट है, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर फॉर 2 सेकंड, है ना, ये जो करंट जा रहा है वो 2 सेकंड के लिए जा रहा है, आपको ऐसा कहा गया है। अभी जो 2 सेकंड के लिए जा रहा है, तो उसने पूछा फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज आपको निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये ऐसे गुस्सेट में क्वेश्चन है ना, बार बार पूछे जाते हैं, तो आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है आपको, है ना, तो मैंने पहले ही जो फॉर्मूला लिखा था उसी को आपको यूज करना है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। तो आपने देखा था चार्ज निकालना है, सो वी कैन राइट आई इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। सो वी कैन राइट डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। जो करंट है वो आपका टाइम का फंक्शन यहाँ पर दिया गया है, तो मुझे चार्ज निकालना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो कहाँ से कहाँ तक, तो 2 सेकंड के लिए कहा है, तो यहाँ से 0 से लेकर 2, और करंट जो है वो है आपका 2 + 14, और पीछे है आपका यहाँ पर डी टी। चलिए तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, है ना, एक टर्म स्प्लिट कर देता हूँ, 0 से लेकर 2 डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से 2 4t dt। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और वैल्यू डाल देते हैं। चलो 2 dt का हो जाएगा 2t, और लिमिट जो है वो 0 से 2 तक आ जाएगी, प्लस जो 4 है वो बाहर आ जाएगा। t dt का हो जाएगा आपका t² 2, और 0 से लेकर 2, यहाँ से 2 2 - 0, ये हो जाएगा आपका 2 + 4/2, मतलब ये तो 2 डाल दो पहले से ही यहाँ से सीधा, और 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, तो 2 × 4 + 4 × 8, मतलब ये हो जाएगा आपका 12 कुल। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ऐसे, मतलब आपको जो क्वेश्चन आपको अल्फा बीटा ऐसे करके कुछ ना कुछ करके वो बार बार ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, है ना, तो ये आसान सा क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाइए अब।
ये जो क्वेश्चन है आपको कहा है 20 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर 20 मिली सेकंड, ना 20 मिली सेकंड के लिए आपका ये जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। तो आपको टाइम भी दे दिया गया है और फाइंड आउट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये निकालना है आपको, है ना। तो आपको फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल टू आई टी। क्या मैं Q को दूसरा भी लिख सकता हूँ ना, Q इज इक्वल टू एन ई, यहाँ से देखो। यस सर। है ना, तो मुझे तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ ये निकालना है इलेक्ट्रॉन। तो मतलब एन को मैं सब्जेक्ट बना लूँ, सो वी कैन राइट आई टी डिवाइड बाई ये। क्वेश्चन बार बार ऐसे पूछे जाते हैं, तो देख लेना, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है मतलब। आई टी डिवाइड बाई ई। चलो करंट की वैल्यू 20 एम्पियर, टाइम कितना है यहाँ पर 20 मिली सेकंड, है ना, ये देखना थोड़ा, एम सेकंड मतलब मिली, 10⁻⁻³ यहाँ कभी गड़बड़ हो जाती है ना, ये एम देखते नहीं तो। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलिए है ना, तो सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है आंसर इसका। सर 250 into 10⁻16। 10⁻16, यस वेरी गुड राइट। मतलब जो पहला जो है ना उसके डेसिमल उसके बाद रखते हैं ना, तो 2.5, 16 था ना, 2.10 हाँ। 18, यस सर। तो 2.5 10⁻18। ये देखो आपको गुड साइड में ऐसे मार्क आपको पूरा दिला जाएगा, है ना, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपको, ये पहले आपको लॉजिक थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पर। इन अ डिस्चार्ज ट्यूब 3 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब मान लो कि ये राइट है और ये मान लो कि लेफ्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो राइट टू लेफ्ट आपके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, तो 3 इंटू 10⁻18। 10⁻18 पर देन सेकेंड। ऐसे इसको लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। वैसे ही आपको 2 इंटू 10⁻8 सिंगली आयोनाइज पॉजिटिव आयंस पर सेकंड आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आपके जो आयंस है ना, वो आयंस जो राइट साइड जा रहे हैं उसकी भी वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁻8 पर सेकंड। देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब। बताओ कैसे करेंगे इसमें। सर अब इलेक्ट्रिक करंट निकालना है तो हाँ, वो क्या बोलते हैं क्या ये। नंबर दिए क्या आपको, हाँ तो उसको उतने कट कर देंगे, इतने तो सर आयनाइज्ड हो जाते हैं। पॉजिटिव आयंस है 2 into और 10। आपको इलेक्ट्रॉन दिए नेगेटिव की बात कर रहे हैं, है ना यहाँ पर। तो आपको मतलब दोनों दिए हैं, कि आप ऐसा कह सकते हैं कि पॉजिटिव जो है वो राइट साइड जा रहा है और नेगेटिव जो है वो लेफ्ट साइड जा रहा है, ऐसा, लेफ्ट साइड। है ना। तो कभी भी ऐसा गलती मत करना। ये जो क्वेश्चन है ना कॉम्पिटेटिव का ही क्वेश्चन है ना, नीट जेईई में नहीं आया, बाहर की कॉम्पिटेटिव में आया था। तो यहाँ गड़बड़ क्या की थी स्टूडेंट ने, कि इसको एक को प्लस किया और एक को माइनस किया वहां पर, है ना। अब देखना लॉजिक क्या है, उसको करना नहीं था वहां पर ऐसे। आपको क्या सिखा गया है कि करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या हम ऐसा सीखे हैं, यस सर। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब आप देखो तो इलेक्ट्रॉन जो है आपके, जो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड जा रहा है यहाँ पर, तो करंट किस साइड जा रहा होगा, तो उसके ऑपोजिट साइड। हाँ, तो करंट जो है वो तो आपका राइट साइड अभी भी जा रहा है देखो, है ना। तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ये भी तो राइट साइड ही है, पॉजिटिव आयन तो राइट जा ही रहे हैं, ठीक है। तो हम्म। करंट ड्यू टू पॉजिटिव आयंस वो भी तो राइट साइड है, तो दोनों जो करंट है ना वो जुड़ जाएंगे। ये गड़बड़ कहाँ हो गई थी देखो, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, उन्होंने क्या किया कंफ्यूज करने के लिए, एक लेफ्ट साइड जा रहा है एक राइट साइड जा रहा है। तो बच्चों ने क्या किया, इसमें दोनों आंसर दिए ऑप्शन में, है ना, एक माइनस वाला भी दिया था और प्लस वाला भी दिया था। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि दोनों एक्चुअल में सेम डायरेक्शन में ही करंट है। अब करंट निकालना तो आसान है, कुछ है नहीं, आपको फॉर्मूला याद ही है, आई इज इक्वल टू अभी निकाला था ना एन ई बाई टी। तो टी इज इक्वल टू 1 सेकंड दिया है देखो, पर सेकंड की बात है, तो टी की वैल्यू में क्या 1 डाल दूंगा यहाँ पर। चलो अब एन ई जो है वो 2 बार लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि नंबर दोनों के अलग अलग है ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा N1E1 प्लस N2E2 डिवाइड बाई 1 सेकंड। चलो N1 मतलब इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं तो 3 इंटू 10⁻18 और E की जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻−19। यहाँ पर नेगेटिव गलती से भी मत लिख लेना, वरना होगा क्या, प्रॉब्लम हो जाएगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा, है, क्योंकि दोनों सेम साइड जा रहे हैं ना, तो करंट जुड़ रहा है यहाँ पर, है ना। एक ऐड हो रहा है हमारा, ऐसे मानो घट नहीं रहा है उसमें। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होती है एग्जैक्ट करंट की, तो एक प्लस और एक माइनस ऐसे जाता,
है ना। ये कब सीखेंगे पता है, जब आप 14 नंबर का चैप्टर जब सेमीकंडक्टर सीखेंगे। तो सेमीकंडक्टर में जो करंट चार्ज कैरियर होते हैं ना, वो दो होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन तो होते ही है नेगेटिव चार्ज, और उसके साथ साथ आपके होल्स भी होते हैं। तो वो मतलब वहां पर 14 नंबर में सीखेंगे, तब यहाँ भी हम वहां पर ऐसे डिस्कशन करेंगे एक बार। तो ये N1 E1 हो गया, फिर उसके बाद प्लस N2 नंबर कितने दिए हैं, 2 इंटू 10⁻8, और पॉजिटिव आयन से मतलब 1.6 है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो 10⁻−19। ये लीजिए, अब सॉल्व कर लीजिए जो भी आंसर है। ये 18 है और ये 8 है। ये थोड़ा 18 कर देना यहाँ पर, है ना, गड़बड़ हो जाएगी। 2 इंटू यहाँ पर तो थोड़ा करेक्शन कर लेना, 18 कर देना इसको। निकाल दीजिए आंसर, 2 और 3 मतलब 5 हो गए। तो 5 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, बताओ दीप कितना आंसर आया है। 0.5। अरे पॉइंट सॉरी सर। 16 5 8 समथिंग कुछ 0.8। आएगा। 0.8। 0.8। 0.8, यस हाँ, 0.8 पावर बच रही है ना, तो मतलब 0.8, राइट। तो करंट इज 0.8 एम्पियर है। ये थोड़ा क्वेश्चन मतलब ये जो है ना, उसको थोड़ा स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। ये तो आसान क्वेश्चन है, हमने नॉर्मल लेक्चर जब थे न्यूमेरिकल, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं। A electron is revolving in a circular track of a radius 1.6 centimeter with a constant speed of 3 into 14 into 10 raised to 17 meter per second. Find out the current flowing in the circle. चलिए अब ऐसे मानिए कि यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे घूम रहा है यहाँ से, चलिए सर्कुलर ट्रैक में। उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो आपको दी गई है, v इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10⁻17 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपको डेटा में दिया गया है, और उसकी आपको रेडियस दी गई डेटा में। तो आर जो है वो भी आपको दी गई है 1.6 सेंटीमीटर। चलिए, तो रेडियस भी है आपके पास, वेलोसिटी भी है। फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग इन द सर्कल। चलिए करंट निकालना है, बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करें। क्या इससे काम बन जाएगा, Q इज इक्वल टू आई टी। यहाँ से आपको I निकालना है, Q/T। Q मतलब चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए मैं E लिख दूं। अब टाइम नहीं मेरे पास, है ना, तो टाइम के लिए क्या करो बताओ, टाइम पीरियड के लिए कैसे करेंगे, क्या बता पाओगे। बस यहीं फंस गए, बाकी कुछ है नहीं, बस एक जस्ट आपको ये फॉर्मूला पता चल जाए तो बाकी डेटा में तो वैल्यू दी गई है। बताइए टाइम पीरियड के लिए कैसा काम करें। सर क्या टाइम पीरियड या क्या होता टाइम है, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड, ऐसा लिख सकते हैं क्या? वही लिखना है। डिस्टेंस कितना, 2πr हाँ, अपॉन और स्पीड वेलोसिटी, दिया हुआ ही है भाई। हाँ ये हो गया ना। सो वी कैन राइट 2πr डिवाइड बाय वी। लो वी ऊपर आ गया, क्या सभी चीजें दी गई हैं। यस 1.6 इंटू 10⁻, अब तो खत्म हो गया मेरा। 3.14 इंटू 3.14 को आप पाई लिख दो, 3.14 है ना, उसको पाई लिख दो, क्योंकि पाई से पाई वैसे कट हो कैंसिल, जाएगा। इसकी वजह से मल्टीप्लाई बाय वी। वी जो है वो आपका 3.14 इंटू 10⁻17 डिवाइड बाय 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल। आर रेडियस जो है 1.6 सेंटीमीटर, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, लो खत्म कर लो। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे गुड सेट में, ये क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे वैल्यू कुछ अलग होगी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं गुड सेट। एक बार उसको ध्यान से फोकस करो। सर अपन ने इधर वी के जगह पाई लिख दिया था, तो फिर वापस इकाई को लिखा 3.14। अरे हाँ, वो मैंने दो बार लिखा, उसको हटा दो। 3.14 के बदले हमने पाई लिखा हुआ है, तो उसको हटा देते हैं। चलो बताइए क्या आंसर आता है। ये तो ओरली मतलब ऐसे क्वेश्चन है ना जो सीधे निकल जाते हैं। 17 दो बचे 0.5 आंसर आ रहा है क्या ओरली, यस सर। है ना, क्योंकि देखो ये 19 है ना,
ये 17 है, -2 बचा, -2 नीचे उड़ गया, 1/2 बचा, तो 0.5 है। तो कुछ है नहीं। जे नीट में ऐसे ही आते हैं कि आपको कैलकुलेशन करने की मतलब इतनी टफ नहीं होते, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। चलिए यहाँ देखिए अभी क्वेश्चन, ये भी आसान है। आपको कहा है गिवन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द करंट एंड टाइम फॉर अ वायर, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन द टाइम इंटरवल t is equal to 2 to 4, t is equal to 2 second to t is equal to 12 second। मैंने आपको अभी बताया एरिया अंडर का। एरिया अंडर द कर्व करंट वर्सेस टाइम का अगर आप एरिया ठीक निकालें है। तो वो जो है आपको चार्ज दे देगा। लेकिन यहाँ पर एक मेंशन, यहाँ गड़बड़ क्यों हो जाती है वो भी बताता हूँ, क्योंकि उसने जो टाइम है ना 0 से दिया हुआ है और पूछा कहाँ से है, 2 सेकंड से। तो आपको एरिया यहाँ से चालू करके यहाँ तक का निकालना है ना, ये एरिया निकालना है ये। ठीक है, तो कोई बच्चा करता क्या है कि 0 से 2 का भी गिन के सीधा सीधा जब चला जाता है, तो टोटल मारता रहता है और वो भी आंसर आपकी ऑप्शन में दिया होता है ना, तो ये कंफ्यूजन होता है। तो आपको मैंने वहां भी बताया था कि कहाँ से पूछा है ना, वो पहले चेक कर लो। 2 से 12 सेकंड के बीच में पूछा है, तो आपको 2 से 12 तक का ही एरिया निकालना है। चलिए ट्राई करिए और बताइए फिर। एरिया निकालना तो बड़ी बात नहीं है, बहुत ही मतलब ऐसे नॉर्मली आप निकाल सकते हो उसको। चलिए मैं निकालता जाता हूँ, आप वो चेक करते जाइए, वेरीफाई कर लीजिए। पहले सबसे पहले मैं ये 2 और 8 के बीच का निकाल देता हूँ। इसका एरिया निकालते हैं, बताओ क्या हो जाएगा। 8 और 2 मतलब कितना बचा, 6 बचा। और ये हाइट कितनी है उसकी, 5। तो 6 5 जा 30। एक तो पहले ये हो गया। फिर जब भी आप इसका निकालेंगे तो यहाँ फंस जाएंगे, तो यहाँ पर एक अलग ट्राइंगल निकाल दो और अलग इसका निकाल दो। ट्राइंगल के लिए 1/2 बेस, 12 और 8 मतलब बेस हुआ 4, और 10 और 5 यहाँ पर अगर हाइट देखे तो 10 और 5 तो डिफरेंस हुआ 5 का। तो ये हो जाएगा 2, 5 2 10 ऊपर का। 10। नीचे का देखो 12 और 8 4 इंटू मतलब 4, 20। तो 5 और ये 20 तो टोटल मार दो 30 प्लस 20 या 50 प्लस द साइड 60। ये हो जाएगा 60 कूलम आपका आंसर। ठीक है, बस आपको बस यही ध्यान रखना है इसमें, बाकी कुछ है नहीं। तो छोटा सा क्वेश्चन था, मुझे भी निकल गया। चलिए उसके बाद फाइंड द टोटल मोमेंटम। ओके, ये क्वेश्चन करने से पहले हम एक छोटी सी थियरी पहले देख लेते हैं, है ना, उसके बाद यहाँ पर आते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, तो 2-3 अच्छे क्वेश्चन हमें डाले हुए हैं यहाँ पर, तो वो भी हम धीरे धीरे करते हैं। ये जो मोमेंटम निकालना है ना, ये मतलब टिपिकल क्वेश्चन है जेई लेवल का ना। ये आपको लगता है आसान, लेकिन है नहीं, है ना। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, एक छोटी सी थियरी जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताएगा। उसके बाद के क्वेश्चन है ना यही है, और इसमें भी वही फॉर्मूला को हमें यूज करना है। इसलिए वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ये सब, है ना। लेकिन छोटा सा डिस्कशन और छोटा सा डेरिवेशन इसके लिए, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे का इसको लाइटली ले लेते हैं, और 2 मार्क में बहुत साल पहले ये जो क्वेश्चन है बोर्ड की एग्जाम में आपका ये छोटा सा डेरिवेशन पूछा गया था, है। तो उसके लिए हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर मान लो कि मैं आपको ऐसा कहूँ फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई कंडक्टर है ऐसे ना, पहले से पूरा डेरिवेशन देख लो तो आपको याद भी आ जाएगा। एक कंडक्टर है फॉर एग्जाम्पल, और इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की अगर बात करूं तो वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो ये रैंडमली मोशन करते रहते हैं, और रैंडम मोशन करेंगे तो उसकी जो नेट वेलोसिटी है, वो नेट वेलोसिटी कितनी होगी बताओ। नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो नेट वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, उसकी 0 हो जाएगी। एक्चुअली इसका रीजन क्या है, क्योंकि उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये 0 हो जाता है।
नेट डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि रैंडम मोशन कर रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो उनका हो ही नहीं रहा है, रैंडमली मोशन करते जाते। कोई भी कंडक्टर अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर रखा हुआ है मेटल, है ना, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा ही रैंडम मोशन करते हैं, आपको याद रखना है ऐसे। वरना होगा क्या कि अगर मान लो एक ही डायरेक्शन में अगर वो दौड़ेंगे तो आपको करंट फ्लो हो जाए। मान लो कि आपके किचन की जो चाबी है, मान लो बाइक की, वो व्हीकल की जो भी चाबी है वो मेटल है, तो आप उसको टच करते तो आपको करंट नहीं लगता है। हाँ, लेकिन मेटल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे और उसकी रैंडमली मोशन भी चलती रहती है, लेकिन उसमें आपको करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, रैंडम हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर नेट होगा तो वो तो जीरो हो जाएगा, तो वो करंट फ्लो नहीं होगा। अब करंट फ्लो कैसे होता है? तो अगर वो आपकी चाबी है ना, उसको दो साइड से बैटरी के साथ जोड़ दो और उसके बाद चाबी को टच करो तो आपको सीधा झटका लग जाएगा, है ना। तो ये किया क्या आपने, मान लो कि बैटरी लगाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ऐसे इसके कंडक्टर के आसपास मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया इसको, तो बैटरी को जोड़ने पर हुआ क्या, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगा। आपको पता है ना फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू क्यू। फर्स्ट चैप्टर से हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन जब किया था तब की बात कर रहा हूँ। तो F इज इक्वल टू क्यू। अब चार्ज जो है आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो भी आपको पता है। तो इसकी वजह से मैं फोर्स की वैल्यू यहाँ पर लिखूंगा विच डायरेक्शन माइनस ई इंटू ई, है ना यहाँ पर। अब क्या उसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूं मैं यहाँ से, F इज इक्वल टू एम ए करके। सो वी कैन राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइड बाई एम, ये भी हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन जो है वो तो कांस्टेंट है, आप क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। एक्सेलरेशन में कोई वेरिएबल नहीं है, जो चार्ज की वैल्यू वो फिक्स है, बैटरी जो लगाई उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी फिक्स है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो मोशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या आप ऐसा कह सकते हो? और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है तो आपको जो काइनेमेटिक्स के तीन इक्वेशन है वो तीनों इक्वेशन आप यहाँ पर लगा सकते हैं, है ना। ये याद रखना, मतलब इसका एक का यूज है, बाकी आपको न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं ऐसे यूज आ जाएंगे। तो आप जो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन है वो इसी वजह से लगा सकते हैं, ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन होती है इसकी वजह से। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं ऐसा बात करूं तो चलिए, मैं अगर मैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं तो उसकी वेलोसिटी के बारे में हम सोचते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला तो याद ही है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मैं अगर पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा u1 प्लस ए टी, है ना। क्योंकि देखो एक्सेलरेशन को मैंने a1 नाम नहीं दिया, क्यों? क्योंकि वो तो थ्रू आउट द टाइम, ऑलवेज टाइम वो जो है वो कांस्टेंट है। अब इनिशियल वेलोसिटी जो है आपकी, है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन की, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो, मतलब रैंडमली मोशन कर रहे थे तो वेलोसिटी हमने देखी कि नेट तो क्या हो रही थी, जीरो। तो इनिशियल तो जीरो थी, उसके बाद वो एक्सलेट हुआ ना, तो प्लस एटी बचेगा। वैसे अगर मैं V2 लिखूं तो V2 भी क्या हो जाएगा आपका एटी, फिर V3 लिखूं तो वो भी क्या हो जाएगा, एटी, क्योंकि U1 U2 U3 ऐसे करके चलता जाएगा। तो आपकी जो वेलोसिटी है वो जो है वो आपकी 80 इतनी रहेगी। और उसके बाद, है ना, अब उसके बाद सुनना ध्यान से यहाँ पर, इसका अगर एवरेज निकाला जाए, है ना, एवरेज वेलोसिटी, तो उसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आप ऐसे पढ़ो या फिर आप उसको ऐसे पढ़ो, है ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप। अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो अगर मैं सीधा लिखूं तो v एवरेज विच इज नोन एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। और यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी जो एवरेज है वो जो है वो आपकी जीरो हो जाएगी, प्लस यहाँ पर लिखा जाएगा 80। तो यहाँ पर मैं वीडी का फॉर्मूला बना दूंगा सीधा, वीडी इज इक्वल टू, ये तो जीरो है, फिर ये हो जाएगा आपका माइनस ई डिवाइड बाई मास एम, और ये जो टाइम है टाउ के टाइम के बदले हम लिखेंगे वहां पर टाउ। तो टाउ क्या है आप बताइए मुझे जरा, टाउ क्या था? टाउ इज व्हाट? टाउ के लिए हमने स्पेशल डिस्कशन किया था, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। यस, वेरी गुड। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है वो बताओ, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम ऐसा होता है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होता है, तो दो जब भी कंसेक्यूटिव कोलाइड होते हैं, है ना, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसी को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम, है ना। तो टाइम पीरियड बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कोलाइडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूसरा फिर तीसरे के साथ ऐसा करके कंसेक्यूटिव जो उसका कोलाइड होता रहता है उसके बीच का जो टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड है, उसको कहा जाता है आपका रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, चलो।
अब देखो एक छोटा सा काम करते हैं इसमें, छोटा सा पार्ट अब डेरिवेशन में ऐड करना है, तो मतलब आपका पूरा डेरिवेशन हो जाएगा और उसी डेरिवेशन के ऊपर से हम आज हम उसके पूरे न्यूमेरिकल जो है वो सीख लेंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं, फिर उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो कि आपके पास एल साइज का कोई कंडक्टर है पूरा, है ना, मान लो कि ये जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है वो आपका एल साइज का है। अब इसमें से मैं छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ, ये ऐसा मान लीजिए कि जो छोटा सा पार्ट मैंने ब्रेक किया वो था आपका dx, और dx और dt टाइम में मान लो अगर वेलोसिटी ये vd है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, तो dt टाइम में वो इतना सा आपका जो पार्ट है वो dx इतना क्रॉस कर पा रहा है ना, और उसके आसपास हमने लगाई हुई है बैटरी। तो यही वाली फिगर है, जस्ट मैंने उसको इलेबरेट कर दिया बढ़िया से, उसको मतलब डेरिवेशन के लिए हमने थोड़े नाम दे दिए है। तो कंडक्टर की लेंथ l है, फिर मैंने छोटा सा पार्ट लिया dx। अब dx पार्ट में से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्रॉस करेंगे vdt, मतलब vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, है ना। चलिए, तो क्या आपको एक फॉर्मूला पता है? मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वेलोसिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू नथिंग बट dx बाई dt, है ना। dx बाई dt क्या होती है? वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्मॉल एन के बारे में हम देखेंगे, है ना। ये स्मॉल एन के बारे में आप स्टार करके याद कर लेना, क्योंकि गड़बड़ हो जाए। न्यूमेरिकल में देखेंगे ना तभी मतलब ये पूरा समझना है, क्योंकि एक दो न्यूमेरिकल ऐसा करेंगे जहां पर ये स्मॉल एन अगर आपको समझ में नहीं आया तो मतलब वो आपको वैल्यू वहां पुट ही नहीं कर पाएंगे उसकी। तो एक स्मॉल एन जिसको कहा जाता है नंबर डेंसिटी। अब नंबर डेंसिटी होता क्या है? तो नंबर डेंसिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको ऐसे लिखा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम अगर ऐसे कहे तो स्मॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर इस छोटे से पार्ट के लिए अगर लिखना चाहूँ तो वी कैन राइट स्मॉल एन इज इक्वल टू डी एन डिवाइड बाई डी वी, ऐसे करके, है ना। छोटा सा अगर ये स्मॉल एन की अगर बात करूं, है ना, इतना जो छोटा सा हमने पार्ट लिया ना ये वाला, इसके लिए जस्ट मैं बात कर रहा हूँ। तो डी एन बाई डी वी, सो वी कैन राइट डी एन इज इक्वल टू एन डी वी। और क्या मैं एन डी वी को कैसे लिख सकता हूँ? एन ए डी एक्स। आपको वॉल्यूम का पता होगा क्या? एरिया इंटू लेंथ लिखूंगा मैं, तो ये हो गया आपका पूरा एरिया, और ये हो गया आपका लेंथ dx जितना। तो वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा? एन, ये dv को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए डी एक्स यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो dn की जो वैल्यू है वो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ dn को। अब मुझे पता है ना, बस अब एक ही स्टेप बचा है, बाकी कुछ बाकी खत्म हो गया है ना। इसी पेज के ऊपर निपटा देते हैं इसको। आई का फॉर्मूला क्या था? dq डिवाइड बाई dt। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ अगर n है तो मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ पर dq जो है q इज इक्वल टू एन ई, तो मैं ऐसे लिखूंगा डी एन ई डिवाइड बाई डी टी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखिए, अब यहाँ से आई इज इक्वल टू, बताओ कौन सी वैल्यू पुट करूँ? डीएन की वैल्यू डाल दूं यहाँ पर, डीएन की जो वैल्यू डाली है ना यहाँ पर एन ए डी एक्स, यहाँ पर वो डाल देते हैं एन ए डी एक्स। और ई तो आगे है ही, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा ना डी क्यू, क्यू को मैंने क्या लिखा? एन ई। तो एन ई डी एन को मैंने क्या लिखा? यहाँ से डीएन को मैंने लिखा एन ए डी एक्स। तो ये एन ए डी एक्स और ई तो बचा है डिवाइड बाई डी टी, है ना। तो ई को मैं आगे लिख देता हूँ, है ना, पीछे नहीं रखते। ई को जो है हम थोड़ा आगे लिख देते हैं यहाँ पर, तो ई को आगे लिख। अब डी एक्स बाई डी टी क्या होता है बताओ? डी एक्स बाई ये वी वेलोसिटी, तो वी कैन राइट वी आई इज इक्वल टू, है ना, फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा एन ई ए वी डी। दो फॉर्मूला बन गया आपका करंट का। ये फॉर्मूला आप सबको, है ना, याद होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए, और उसमें जो स्मॉल एन आपको जो दिख रहा है, तो स्मॉल एन है वो आपका नंबर डेंसिटी है, वो आपको यहाँ पर फोकस करके याद रखना है। चलिए, अब हमारे पास जो ये एक पार्ट आ चुका है आई इज इक्वल टू एन ई वी डी, तो उसके बाद हम इसको यह यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, यहाँ पर ये कैलकुलेशन हो जाएगा पूरा। चलिए, तो मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अगर मैं आई बाई ए लिख दूँ तो आई बाई ए को मैं डिनोट करूंगा जे से, जिसको कहा जाता है आपकी करंट डेंसिटी, है ना। आपको नया एक फॉर्मूला जब हमने लेक्चर लिए थे तब आपको पता होगा कि इसको हम जे से डिनोट करेंगे आई बाई ए को।
तो वी कैन राइट NEVD, जो J है उसको कहा जाता है आपकी करंट डेंसिटी, है ना। अब करंट डेंसिटी के बारे में आपको एक दो चीजें बतानी है, क्योंकि वो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो यहाँ से भी निकलते हैं, है ना। तो उसके बाद उसकी भी डिस्कशन हम करेंगे धीरे से। तो NEVD हो गया आपका यहाँ पर। सो वी कैन राइट J इज इक्वल टू NEVD का फॉर्मूला तो ये रहा, है ना। देखो ये माइनस ई, अगर ओनली मैग्नीट्यूड लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा ई डिवाइड बाई एम इंटू टाउ, ये हो जाएगा देखो यहाँ से, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको अलग कर देता हूँ। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एम, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ यहाँ पर। तो आपको याद होना चाहिए कि इस छोटे से पार्ट को हम सिग्मा लिखते थे, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, और जो सिग्मा है उसको कहा जाता था कंडक्टिविटी ना, ये उसको कहा जाता है ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, है ना। ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो यहाँ तक का जो छोटा सा डेरिवेशन है ना, वो आपकी एग्जाम में, है ना, एक बहुत साल पहले मतलब पूछा गया है। तो इसको आप एक बार फोकस कर लीजिए, बाकी कुछ है नहीं इसमें। आप टेक्स्ट बुक की तरह भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे लिखे तो भी प्रॉब्लम नहीं। मैंने डिफरेंशिएशन से कर दिया है यहाँ पर। आपकी टेक्स्ट बुक में अगर देखेंगे एनसीईआरटी में, तो उसने विदाउट डिफरेंशिएशन इसको प्रूफ किया हुआ है ना। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो एक ये हो गया आपका डेंसिटी के बारे में डिस्कशन, करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी के बारे में थोड़ा और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला हमारे पास आया, तो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आ गया है यहाँ पर I इज इक्वल टू जे ए। आई इज इक्वल टू जे, अगर छोटा छोटा एरिया है ना, अगर मान लो, तो मैं करंट को आई ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए। यहाँ पर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू जे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर जे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लग रहा है आपको, डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस थीटा आएगा, जे और ए डी cos थीटा। है। तो जे ए कॉस थीटा मतलब जनरली ये जो है ना करंट डेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट है। पहले तो ये याद कर रख लेना, ये अगर मैं आप सीधा फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये डॉट प्रोडक्ट है जे और ए का। और यहाँ पर एंगल जो है, एंगल इज द एंगल बिटवीन जे एंड ए, ठीक है। अब ये थीटा है, किसके बीच का एंगल है, करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का। तो आपको ये याद रखना है कि हमेशा ही जो एंगल होता है वो एंगल कौन सा लेना है। तो एंगल इज, यहाँ पर एक स्पेसिफिक मार्क कर देता हूँ क्योंकि गड़बड़ यही हो जाती है। एंगल इज ऑलवेज, या फिर एंगल सॉरी एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कौन सा लेना है ना, एंगल छोड़ दो। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। बस इसको याद रख लो, बाकी काम हो जाएगा। करंट के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर डाल दो और जो भी आए उसको यहाँ पर डाल दो, है ना। तो जे तो फिक्स होता है, डेटा में दिया होगा या फिर करंट दिया होगा। तो एरिया वेक्टर कौन सा लेना है, तो करंट के डायरेक्शन में जो भी आए, है ना, उसी को आप एरिया वेक्टर मान के कैलकुलेशन कर दो, तो कभी भी आपकी गड़बड़ नहीं होगी कैलकुलेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, है ना। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन दिखने में बहुत ही आसान है ना, लेकिन ये आसान है नहीं। A metallic wire having a length of 1 kilometer and the amount of current 60 ampere is flowing through it. Find out the total momentum of free electron. तो टोटल मोमेंटम हमें निकालना है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हो सकता है इसमें, है ना। तो बहुत ही बढ़िया काम देखेंगे यहाँ पर हम। मोमेंटम होता क्या है सबसे पहले तो वही फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला हम सबको याद है, वही P इज इक्वल टू एम ई, है ना। इसी से तो काम करना है, और V जो है वो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। बस तो यहाँ पर गड़बड़ ऐसी है कि आपने ये जो मोमेंटम निकाल रहा है ना, P इज इक्वल टू एम वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये जो मोमेंटम है ना वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन का है। दिस इज द मोमेंटम ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास 1 किलोमीटर लेंथ का जो मेटालिक वायर है उसमें करंट जो है वो 60 एम्पियर है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो आपको पता नहीं है। मतलब आप सीधा अगर P इज इक्वल टू एम बी डाल देंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकलेगा, है ना। और यहाँ पर आपको मास, तो मान लो इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देंगे वहां पर, लेकिन वेलोसिटी क्या रखेंगे, तो वो वेलोसिटी आप यहाँ पर डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहूंगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए कैसे निकालते हैं यहाँ पर। तो वो आगे हमने डेरिवेशन किया ना, इसीलिए मैंने आपको वहां पर बताया था। ये जो कंडक्टर है उसकी अगर लेंथ जो है ना, लेंथ आपको 1 किलोमीटर तो दी गई है, तो लेंथ दी गई है 1 किलोमीटर यहाँ पर, ठीक है। तो
आपको जो स्मॉल एन है ना, टोटल नंबर निकालना है, तो स्मॉल एन मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, ऐसा डिस्कशन हुआ था। तो वी कैन राइट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको मैं स्मॉल एन और वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैं लिखूंगा एरिया इनटू लेंथ, क्या यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ, यस। तो अब ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब मैं लिखता हूँ टोटल मोमेंटम, तो टोटल मोमेंटम कितना हुआ बताइए, ये सिंगल का था, अब मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मुझे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए एन एल मल्टीप्लाई बाई एम वी डी, देखिए यहाँ पर, ठीक है, सिंपल। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नो सर। है ना। बस ये टिपिकल यही था कि आपको जो टोटल मोमेंटम है वो सिंगल, ये याद रखना, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम की बात थी। आपने यहाँ पर टोटल मोमेंटम निकाला, टोटल मोमेंटम निकालने के लिए आपने सबसे पहले तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाले, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने का तरीका आपने देख लिया। वो जो स्मॉल एन होता है वो नंबर डेंसिटी होती है, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहले तो। अब यहाँ पर एक चीज आपको ये भी देखनी है कि आपको एक आई का फॉर्मूला भी अभी हमने देखा था, आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, ऐसा फॉर्मूला देखा था हमने। तो क्या मैं अगर सब्जेक्ट बना दूं आई बाई ई को, तो क्या मैं यहां से एन ए वी डी कैसे लिख सकता हूं, अगर आप यहां पर देखें तो एन ए वी डी, क्या आई इसको बाई मैं ई, आई बाई ई लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर एल मैंने इंटू लिख एन। दिया, तो यहाँ से एल इंटू एम बचा, क्या मुझे सारा डेटा डेटा में गिवन है क्या, ये सभी कीजिए। तो करंट कितना है यहाँ पर 60, लेंथ कितनी है 1000 मीटर, 1000 मीटर। ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻, 10⁻31। ई की वैल्यू 1.6 वन इंटू पॉइंट सिक्स इंटू 10⁻⁻। मिल गया आपको। टोटल मोमेंटम निकाल दीजिए जरा। बढ़िया क्वेश्चन था, देखो यहाँ पर इस फॉर्मूला तक पहुंचना ही मतलब एम होना चाहिए आपका, बस बाकी तो कहाँ कुछ है, डेटा में जो दिया था ना, मतलब उतना ही डेटा से ही आपको काम करना है, खत्म, ये आपको आना चाहिए, बाकी तो मतलब कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। सर हाँ बोलो। 3.4 इंटू 10⁻⁻7। 3.4 इंटू 10⁻⁻7, यस राइट। 3.4 इंटू 10⁻⁻7, यस राइट। मोमेंटम, और यूनिट क्या होता है मोमेंटम का, ग्राम मीटर पर सेकेंड। ग्राम कहाँ से, ऐसे केजी कैसे बोल मीटर। केजी केजी। रहे हो, मास है तो केजी, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, हाँ। केजी मीटर पर सेकंड, खत्म, उसमें कहाँ गड़बड़ है। न्यूटन इंटू सेकंड भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपका सेकंड लो पता है ना, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन बाय फोर्स, सेकंड लॉ में मोमेंटम है तो फोर्स इंटू टाइम हो गया P। तो इसके बदले आप ये यूनिट न्यूटन इंटू सेकंड भी लिख सकते हैं, ये सब 11 की बातें हैं। यस सर। सर इसमें एक और चीज कर सकते हैं। हाँ बोलो। इसमें v की जगह v इक्वल्स टू एल बाई टी, मतलब जितनी लेंथ में जितना वो बाय टाइम उसका मतलब वेलोसिटी निकल जाएगी। फिर से बोलो जरा, मैं यहाँ लिखता हूँ। ऐसा हाँ जैसे ये 1 किलोमीटर लेंथ है, उसके डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो मतलब उसकी जगह वो हाँ वेलोसिटी बन जाएगी। हाँ, वेलोसिटी बन जाएगी, लेकिन उसने टाइम बताया नहीं था फिर क्वेश्चन। हाँ, तो टाइम इक्वल्स टू वो क्यू क्यू बाई आई नहीं हो जाएगा, वो आगे फॉर्मूला नहीं थी उसलिए। फिर नहीं वो वी सर्कल के नहीं है ना वो, आई, नहीं नहीं सर्कल नहीं है ना ये। तो वो तो फॉर्मूला ही है ना, क्यू इज इक्वल टू आई टी, टी की जगह क्यू तो बाई आई हो जाएगा, फिर आई को ऊपर ले जाएंगे मतलब चार्ज कहाँ आई है, आई एल हो जाएगा। ये चार्ज कहाँ है, ये क्यू, ये क्यू कितना लिखूंगा वहां पर, ये क्यू क्यू वन टोटल, पॉइंट सिक्स नहीं 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 वो नहीं, वन ये पॉइंट सिक्स गड़बड़, नहीं नहीं तो ये, इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो। हाँ तुम मिस्टेक कर रहे हो, ये जो क्यू है ना वो टोटल चार्ज होता है, और क्यू इज इक्वल टू होता है एन, उसमें ई की जो वैल्यू है ना वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये याद रखो, ओके। है ना। ये चार्ज है वो टोटल चार्ज है, मतलब टोटल कितना चार्ज है वो नहीं दिया है। पूरे ये सिस्टम 60, का। हाँ 60 एम्पियर का जो समझो, 60 एम्पियर जो जा रहा है ना, उसके लिए चार्ज कुछ अलग होगा,
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे। ठीक है, ये जो 1 किलोमीटर में है ना, क्वेश्चन अच्छा है तुम्हारा, 1 किलोमीटर के अंदर ये जो 60 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो डेटा है उसके हिसाब से, तो ये जो 60 एम्पियर है उसमें कुछ चार्ज ही अलग होगा। अगर मान लो कि मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहूँ, ये जो टाइम है वो 2 सेकंड का है यहाँ पर, तो वी कैन राइट Q इज इक्वल टू IT। तो यहाँ से मैं करंट क्या निकालना है, Q निकालना है, तो Q इज इक्वल टू कितना करंट है 60 और टाइम कितना 2 सेकंड में, तो ये हो जाएगा 120 कूलम। तो 120 कूलम। हाँ, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ये 120, इसमें से तुम Q इज इक्वल टू N ही करके अब N निकाल सकते हो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हाँ, तो वो दोनों चीजें अलग है उसमें, तो चार्ज तुम्हें दिया नहीं है। 60 डिवाइडेड बाय 1.6। 10 19 ऊपर आ जाएगा, तो मतलब ऐसा होता है वहां पर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अलग है थोड़ी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें। चलो, क्या कह सकते हैं कुछ इसमें, ये भी टिपिकल क्वेश्चन है थोड़ा। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर 10 mm of an ordinary copper wire is 2 into 10 raised to 21। the average drift speed दी गई है 0.25 mm per second। वो तो थोड़ा चेंज कर लेंगे, वो मतलब यूनिट चेंज करना पड़ेगा। कैलकुलेट द करंट फ्लो इन द सर्किट, एक ही फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू, उसको लगा दो, बाकी देख लेंगे कुछ जो भी सेट करना है। NA/EVD, यहाँ पर ये फॉर्मूला था क्या, देखिए यहाँ पर इसमें क्या क्या दिया है आपको, फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर 10 mm ऑफ ऑर्डिनरी कॉपर वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्डिनरी कॉपर वायर यहाँ पर ऐसे दिया गया है, तो मतलब लेंथ दिया गया है। आप ऐसा कह सकते हैं, अगर इसको मैं इंटरप्रेट करूं, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर 10 mm ऑफ ऑर्डिनरी वायर, मतलब ये जो है ना वो आपको ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर लेंथ, आपको ऐसा दिया गया है, और लेंथ जो है वो पर 10 mm ऐसा करके दिया है। ठीक है, तो थोड़ा डेटा हम चेंज करेंगे उसके बाद, मतलब वो मतलब यूनिटी कन्वर्ट करना है, बाकी कुछ है नहीं। क्या मैं एन को क्या लिख सकता हूँ बताओ, याद करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, ये एन की वैल्यू क्या है, वॉल्यूम मतलब एरिया A इनटू लेंथ, AEVD, A एरिया से से एरिया गया। कैंसल, बस बाकी तो डेटा दिया है क्या, यस बाकी तो सब दिया है आपको, हाँ, डेटा में सभी सभी की सभी चीजें तो दी गई है आपको। ठीक है, तो बताइए एन की वैल्यू यहाँ पर अब कितनी रखूं मैं, ये मतलब इसको कितना रखेंगे, ये जो मतलब सर ये है ना, मतलब ये एन, हाँ, ये पूरा डेटा सेम है, एक ही वैल्यू है, 10 mm। कन्वर्ट करना पड़ेगा ना इसको। हाँ, वो कन्वर्ट करना टू पड़ेगा। इंटू देखना ध्यान से, 2 into 10⁻21 डिवाइड बाई जो लेंथ है उसको क्या मीटर में कन्वर्ट करना 10 पड़ेगा, इंटू टेन mm रेस टू को, माइनस थ्री तो 10 है, अपन 10 इंटू 10 रेस टू 10 माइनस 3। टू माइनस थ्री, ये खत्म। उसके बाद ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। क्या वीडी की वैल्यू दी गई है, यस 0.25, तो क्या वीडी की वैल्यू भी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी क्या हमें, जीरो ये पॉइंट ट्वेंटी ये फाइव सर। इंटू 10⁻−3, ये खत्म। सर तो अभी चेंज करने की जरूरत है, सभी एमएम में ही है ना। हम्म, तो वैसे भी उड़ सभी जाएगा, एमएम एमएम में का तो लो उड़ गया। हाँ वही ना, कोटा कोटा। हाँ, मतलब दोनों, हाँ दोनों एमएम है ना, तो करो ना करो वो तो कैसे, हाँ रेशियो में हो तो ऐसा नहीं है, देखो यहाँ जैसे रेशियो में था ना, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ समझो, अगर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में होते तो प्रॉब्लम हो जाता ना, तो करना पड़ता। तो भी दोनों की यूनिट सेम ही है, मल्टीप्लाई हो नहीं जाता। नहीं नहीं, यूनिट करंट, करंट तुम कब मतलब एम्पियर में आ गया कि नहीं आएगा, समझो तो वहां पर ए- हाँ सर, फिर वो एम्पियर में नहीं आएगा ना एम्पियर नहीं करंट। होता है ना, तुम समझो इसको, तुम हाँ अगर एमएम में लिखो ओके, तो वो हाँ फिर हाँ हाँ। एम्पियर होता है। हाँ, हाँ इसमें ये यस। सेट हो गया है ना, ऊपर नीचे अगर रेशियो में आया तो वो तो उड़ जाता है, लेकिन अगर ये मल्टीप्लीकेशन में होता तो तुम्हारा करंट एम्पियर में ना आता, एक चीज ये होती है ना, इसलिए वो एसआई में कन्वर्ट करना ही जरूरी है। चलिए अब जो क्वेश्चन है, मतलब ये टिपिकल क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। चलिए अब तो छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हैं, वो फॉर्मूला बेस्ड है, जो पूरा जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है सारे क्वेश्चन, तो मतलब वो तो आपसे हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक दो ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। बताइए इसमें क्या हो सकता है। टू वायर्स ऑफ ईच ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज आर बट द डिफरेंट मटेरियल आज कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज, है ना। तो दो वायर आपने कनेक्ट किया ऐसे, इसका मतलब ऐसा हो, एक वायर ये है, उसके आगे आपने ऐसा दूसरा वायर ऐसे कनेक्ट कर दिया, सेकंड वायर ऐसे, है ना। और दोनों सीरीज में कनेक्ट किया। अब सीरीज में कनेक्ट किए तो उसका ऐसा मतलब नहीं है कि करंट चेंज हो गया, रेडियस तो सेम है ना, उसने कहा है यहाँ पर रेडियस का है उसकी सेम है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। और सीरीज में जब आगे भी करते थे। तो क्या आप ऐसे कह सकते हैं करंट जो है वो सेम हो गया सबसे यस पहले सर। तो, है ना। एक चीज ये हो गई करंट से। उसके बाद उसने क्या कहा, इफ द डेंसिटीज ऑफ द चार्ज कैरियर इन द टू वायर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1/4, यहाँ पर तो पहले है ना किसके से रिलेशन पूछा है उसने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिए है उसके लिए पूछा है, और नंबर डेंसिटी के लिए आपको कहा क्या है। तो मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ पहला, तो आई इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला था ना हमारा एन ए ई वी डी, उसको जरा देख लो। क्या करंट सेम है, चलो उसको हटा दो। अब उसके बाद बात आती एरिया है और एरिया की, क्या रेडियस वो भी सेम है। सेम। उसने कहा है ना देखो सेक्शन बस आर यस सर। इज आर, क्या यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया दोनों सेम हो जाएगा, तो एरिया भी कांस्टेंट हो गया। ई तो ई कांस्टेंट भी। है ही। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/VD। क्या ऐसा रिलेशन बन रहा है मेरा। यस यस सर। सर। तो क्या आप फॉर आंसर निकाल सकते हो। यस क्या सर। नंबर डेंसिटी दिया है ना, उसका रेशियो क्या है 1/4, ये 1/4 है, तो ये उल्टा हो जाएगा VD 4/4:1 लो खत्म, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके, तो रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा। देखो लॉजिक ही था, कुछ नहीं था, बहुत ही आसान लॉजिक। चलिए नेक्स्ट, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको लॉजिक लगाना है, फॉर्मूला बस फोकस कर लीजिए, और क्या क्या कांस्टेंट होता है वो आपको निकालना आना चाहिए इसके लिए। The current is flowing through a uniform wire of a diameter d. Then the drift velocity of the electron is v. If the said current will be flow through the wire of diameter d/2 made of the same material, then the drift velocity of the electron will be. चलिए ऐसी कंडीशन है यहाँ पर कि जो करंट जा रहा है पहले में से, उसमें से जा रहा है करंट आई। आई करंट तो में सेम ही है ना, करंट फ्लो आई फ्लो थ्रू द, एंड इफ द सेम करंट विल फ्लो थ्रू द वायर, इसका अगर डायमीटर क्या है उसमें दिया गया है डी डायमीटर, और वो आगे जाकर छोटे से वायर में जाता है, तो मतलब उसका जो डायमीटर है वो d/2 है, लेकिन करंट जो है वो तो सेम है, उसने दोनों में के लिए सेम कहा है। अब इसकी वेलोसिटी v थी, तो इसकी यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, है ना, यहाँ पर ऐसा पूछा है। तो रिलेशन आपको निकालना है वेलोसिटी के लिए। इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही है ना वो आई वाली, फिर इसमें डी वी को सब्जेक्ट बना देने का हो जाएगा। बिल्कुल सबसे करते हैं एरिया के साथ रिलेशन है ना इसका, तो लेकिन एरिया के साथ रिलेशन आएगा इसका, हाँ, देखो। वो पाई आर स्क्वायर रख देने का वापस। हाँ यहाँ पर तो मतलब d/2 का स्क्वायर करके करेंगे। चलो यहाँ पर आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था आपका बताइए, NE/VDA। क्या यहाँ से ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये करंट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, I/A इज इक्वल टू NE/VD, ये हो जाएगा। ठीक है, रेशियो लेना है, मतलब आप ऐसे सीधा कर दो, क्योंकि देखो एन और ई तो जो है वो तो सेम ही है, नंबर डेंसिटी, उसमें कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको तो मैं हटा देता हूँ। अगर मैं इसको इक्वेशन बनाऊं तो पहला करंट ये आई, देखना ध्यान से, अगर उसकी अगर मैं बात करूं D1 की, तो उसका जो वेलोसिटी है यहाँ पर, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए अगर मान लो इसकी बात करूं V के लिए, और उसका एरिया अगर लिखना है तो मैं क्या लिखूं बताओ, पाई पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, और ये है कि आपका डायमीटर है ना, तो मतलब पाई आर, पाई डी स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बोल आर दो। बाय टू पाई आर स्क्वायर स्क्वायर। आर मतलब क्या लिखूं बताओ, डी स्क्वायर। D/2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और एन यस यस। सर। VD1, है ना, पहली वेलोसिटी, मतलब वो तो VD1 को V दिया लिया हुआ है, तो मैं बाद में रख दूंगा उसको। ठीक है, अब सेकंड के लिए अगर लिखना है तो करंट तो सेम है, उसने कहा ना सेम करंट विल फ्लो, देखो यहाँ पर तो आई कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई, अब बताओ, अपॉन आर d/4 का डायमीटर होल उसका स्क्वायर। d/2 है, और उसका भी करना है हाफ, तभी तो रेडियस बनेगी सेकंड वाले में। देखो डायमीटर क्या किया हाफ, तो d/2 तो डायमीटर था, उसको डिवाइड/2 करोगे तब रेडियस बनेगी, उसके बाद लिखोगे तुम यस सर। NE/VD2, है ना। तो बस इसको ये तुम ये ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 4I पाई डी स्क्वायर NE/VD1
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16i id स्क्वायर इज इक्वल टू एनी vd2, यानी कैंसल, ये क्या क्या कैंसल, ये भी कैंसल, तो 4/16 ये हो जाएगा, vd1 क्या है आपका v, और vd2 आपको निकालना है, तो ये 4 हो जा, तो ये हो जाएगा vd2 इज इक्वल टू, v/4। नहीं क्रॉस में हो जाएगा ना 4v, ऑप्शन 4, ओके, vd2। 4v। यस सर। छोटा सा लॉजिक है, कुछ नहीं सोचो। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ना, वो मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि 4 अलग अलग पैटर्न आपको बतानी है, मतलब इसके मतलब ऐसे 4-5 क्वेश्चन और बनेंगे इसी क्वेश्चन से, ऐसा मान के चलो। तो बढ़िया सा रिलेशन हम देखेंगे इसके बारे में। तो आपको क्रॉस सेक्शन दिया गया है, फाइंड द शोन इन द फिगर रिप्रेजेंटिंग द करंट कैरिंग अ वायर व्हिच हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं नीट और गुजसेट में, है ना। एक रिलेशन निकालना होता है, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। तो उसने ऐसा है, मतलब करंट, तो एरिया A1 और A2 में करंट का रिलेशन क्या होगा, मतलब एरिया आपका जो A2 एरिया बड़ा है, ठीक है, तो क्या करंट बढ़ेगा, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में यस क्या होगा, सर। क्या कर जे के बारे में क्या होगा, ई के बारे में, है ना। तो ऐसी बात है कि अगर यहाँ पर करंट I1 है इस वाले एंड के ऊपर, यहाँ पर अगर करंट I1 है तो यहाँ I2 है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, है ना, ऐसा पूछा है उसने। प्रोपोर्शनलिटी निकालना है डायरेक्टली एक मतलब इनवर्स से। हाँ ऐसे, I1 I2 मतलब कौन बड़ा कौन ओके। छोटा, ऐसे। तो मतलब क्या, करंट तो ओके। सेम ही जाएगा ना, समझो। करंट में क्या फर्क पड़ेगा, जो करंट यहाँ एंटर हुआ उतना ही करंट तो वहां से बाहर आएगा, इसका एरिया बढ़ा तो उससे थोड़ा करंट कम हो जाएगा बाहर निकलने के लिए। तो हाँ करंट जो सर। होता है वो तो सेम रहेगा सबसे पहले, तो पहला तो ऐसे ओरली हो गया काम। अब वीडी के लिए देखते हैं, चलो। तो डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगी बड़े हाँ, एरिया में हो तो। यस, अब जो फॉर्मूला फॉर्मूला याद करो, चलो। आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, ठीक है। ये नंबर डेंसिटी जो है वो तो कांस्टेंट है यहाँ पर, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर बात आती है आपकी, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, है ना, कि उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिर ई की वैल्यू कांस्टेंट है यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या, करंट तो सेम जा रहा है, वो भी देख लिया मैंने। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अब इसमें रिलेशन बताऊं मुझे जरा, वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a के लिए, एरिया 1 है वहां पर, अगर वेलोसिटी यहाँ पर vd1 है और यहाँ पर vd2 है, बताओ कौन बड़ी कौन छोटी। सर VD1 बड़ी है VD2 से। हाँ, जितना एरिया बढ़ा उतनी वेलोसिटी कम, उतनी वेलोसिटी कम। है ना। तो अगर मैं ऐसा कहूँ तो vd2 जो है वो मतलब एरिया बड़ा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो आपका जो vd1 है वो ज्यादा होगा यहाँ पर। नहीं, ये याद रखना, ये रिलेशन, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन शायद किए भी है एक आधा, वेलोसिटी के लिए किया था शायद। हाँ। जे के लिए देखो, सर J1 इज ग्रेटर देन J2। जे का फॉर्मूला I इज इक्वल टू जे ए, करंट सेम, हाँ। J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। 1/। हाँ। देखो अब J1 इज ग्रेटर देन J2। वेलोसिटी का जो सेम रिजल्ट है वो J के लिए मैं लिख सकता हूँ सीधा, हाँ। J2 इज लेस देन J1, मतलब J1 आपका बड़ा होगा, ये तो सीधा मतलब समझ में आ गया। अब हाँ बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताओ। फॉर्मूला ये याद है क्या, G इज इक्वल टू सिग्मा ई, यस सर। जो सिग्मा है वो कांस्टेंट है कंडक्टिविटी, हाँ मतलब तो J E1 इज इज ग्रेटर डायरेक्टली देन E2। प्रोपोर्शनल टू E, जो J का है वही E का है, E2 लेस देन, E1। क्लियर। तो ये याद रखना है आपको, मतलब इतनी जो चीजें हमने सीखी ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।